अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द शो कॉल्ड ज़ियाबीतिस डिसिप्लिन का एक बहाना। यू आर वॉचिंग मी लाइव फ्रॉम द फोरम ऑफ विलिंग वेज पाकिस्तान। आप हमारा ये शो देख रहे हैं और आप बहुत सारे लोग इस शो को डेली देखते रहते हैं और इसके ऊपर फीडबैक देते रहते हैं जो कि हम इंक्लूड करते हैं। मेरा नाम रिदा ज़हरा है एंड आई एम ए डायबिटीज़ एजुकेटर एंड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में बहुत रिनाउंड और बहुत एक्सपर्ट हमारे साथ डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं। सो डॉक्टर जावेद इकबाल, तो चलते हैं हम उनकी तरफ। सर कैसे हैं आप? फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। सर हम डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस करते रहते हैं, आप बहुत हमारी ऑडियंस को बहुत एजुकेट करते हैं कैसे डायबिटीज़ की मैनेजमेंट करनी चाहिए, किस तरह की अदवायात यूज़ करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। बहुत सारे लोग हमें जब भी मैं डेप का हमारा जो डायबिटीज़ इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान का जब भी मैं फेसबुक पेज देखती हूँ, इनबॉक्स चेक करती हूँ बिकॉज मैं ऑन एंड ऑफ करती रहती हूँ, तो आपके लिए बेशुमार क्वेश्चंस आते हैं जो कि बहुत सारे एंटरटेन भी नहीं हम कर सकते, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि जिस हद तक क्वेश्चंस आपके पास लेके आऊँ उस हद तक लेके आऊँ, और कोशिश ये भी होती है साथ में कि थोड़ा रेलेवेंस टू टॉपिक भी हो। तो आज सर क्या हम कुछ डिफरेंट डिस्कस करने जा रहे हैं? आज हम बात करने लगे हैं जो रिसेंटली एडवांसमेंट हुई है पाकिस्तान में, 2-3 मेडिसिन न्यू आई हैं जिनमें से 2 इंजेक्टेबल्स हैं और 1 टैबलेट आई है। अच्छा। और ये न्यूअर मेडिसिन हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ टाइप 2। ठीक। और इनमें से एक आधी ऐसी भी है जो ताइवान में भी यूज़ होती है। ठीक। तो इसका मतलब है कि ये ऑलरेडी अवेलेबल थी अमेरिका में और दुबई में और लोग यूज़ भी कर रहे थे, लेकिन डेफिनेटली वो सोर्स उसका मुश्किल था वहाँ से लाना और उसकी कॉस्ट जो है वो ज़्यादा थी। अब चूँकि पाकिस्तान में लॉन्च हो गई हैं तो इसलिए आज हम उन पे बात करेंगे। सर इन पे तो बात करेंगे, लेकिन इससे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूँगी। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इंसुलिन इंजेक्शंस नहीं लगाने चाहिए, फिर उस पर डिपेंडेंसी हो जाती है, दवाइयों पे ही रहे जब तक बंदा ठीक है। इसके बारे में आपकी क्या राय है? इंसुलिन की डिपेंडेंसी की जो बात है वो ये है कि अगर तो आपके टाइप 1 का केस है जिसमें इंसुलिन डिपेंडेंट ही केस उसको कहते हैं, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस है, तो उसका जवाब तो यस है, डेफिनेटली इंसुलिन उसमें ट्रीटमेंट है और इंसुलिन ही ट्रीटमेंट है। जैसा कि आपने अगर नज़र आपको सही नहीं आ रहा, आपको ग्लासेस लग जाते हैं, तो इसका मतलब है कि वो ट्रीटमेंट ग्लासेस ही हैं। बेशक उनकी अच्छी फॉर्म भी आ गई है कि आप लेंस लगवा सकते हैं, लेकिन आपको बहरहाल कुछ ना कुछ रिफ्लेक्टिव मीडिया यूज़ करना पड़ता है। तो ऑन दी अदर हैंड इसी तरह इंसुलिन की जब यूज़ की ज़रूरत है, इंसुलिन डिपेंडेंट है आप, तो फिर इंसुलिन लगनी है, बेशक वो सिरिंज में लगे या उसकी मोड ऑफ डिलीवरी डिफरेंट हो, किसी पेन डिवाइस के ज़रिए लगाई जाए। लेकिन जो टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ है, उसमें कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि हम कुछ अरसे के लिए दरमियान में इंसुलिन यूज़ कर सकते हैं और फिर दोबारा वापस टैबलेट्स पे जा सकते हैं। सिमिलरली हम टैबलेट्स के साथ इंसुलिन का कम्बिनेशन भी बना सकते हैं, क्योंकि वो नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट हैं तो वो डिपेंडेंसी इस तरह की नहीं है। सेकंड, जो लोगों की ये ज़हन में होता है कि चूँकि आखिरी इलाज है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये इलाज है, ये आखिरी इलाज नहीं है। सर ये फिर आपके ख्याल से ये मिथ है जो लोग ये कहते हैं कि अगर इस पे चले जाओ तो फिर बस डिपेंड करता है कि आप किस स्टेट पे गए हैं। फॉर एग्जांपल आज टाइप 2 डायबिटीज़ हुई है और ब्लड शुगर लेवल बहुत हाई थे, तो आपके फिजिशियन ने चॉइस ली कि आपको कुछ अरसे के लिए इंसुलिन शुरू कर दी जाए ताकि आपके बीटा सेल की सर्वाइवल बेटर हो जाए। तो उस सूरत में इंसुलिन 3 माह इस्तेमाल करने के साथ आपके जो पेंक्रियाज की बीटा सेल्स हैं उनकी सर्वाइवल बेटर हो जाएगी। ऐसा नहीं होएगा कि बाद में इंसुलिन लगाने के साथ उनकी सर्वाइवल बेटर ना हो और वो काम करना छोड़ दें। देखिए, इंसुलिन को स्टीरॉयड्स के साथ मिक्स ना करें। अच्छा। जब हम स्टीरॉयड्स, आपकी क्लियर नहीं हुई बात, इसका मैं इसको ज़रा क्लियर करता हूँ। जैसे अस्थमा के पेशेंट हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट हैं, जैसे कोई और मैलिग्नेंसीज के पेशेंट्स होते हैं, उनको जब स्टीरॉयड्स हम यूज़ करवाते हैं बाहर से, एक्सोजिनस स्टीरॉयड्स जैसे कि डेल्टाकोटिल है या आपके हाइड्रोकार्टिसोन है, ये मेडिसिन जब हम यूज़ करते हैं तो बॉडी का इंटरनल एक्सेस जो स्टीरॉयड प्रोडक्शन होती है इंटरनल, वो दब जाती है। अच्छा। और ऐसा भी हो सकता है कि वो लंबे अरसे के लिए बॉडी में इंटरनल स्टीरॉयड्स की प्रोडक्शन बंद हो जाए। सही। लेकिन इंसुलिन के केस में ऐसा नहीं है कि हम अगर बाहर से इंसुलिन दे रहे हैं तो इंटरनल इंसुलिन सिक्रीशन कम हो जाएगी। इंटरनल इंसुलिन सिक्रीशन उससे सप्रेस नहीं होती। सर आपने इतनी अच्छी एग्जांपल दिया, आई होप अब हमारे व्यूअर्स के बहुत सारे इस चीज़ के बारे में जो उनकी प्री ऑक्यूपाइड थॉट्स थी
इंसुलिन ना लगाने की उनकी काफ़ी हद तक क्लियर हुई होंगी। मेरी खुद की भी, आपको पता है, इस चीज़ के बारे में थोड़ी सी रिजर्वेशन थी, जो कि आज क्लियर हुई है। तो आई थिंक अगर आपको इंसुलिन की ज़रूरत है तो आप डेफिनेटली, अगर आपके फिजिशियन आपको रिकमेंड कर रहे हैं कि आप वो लगाएं तो फिर आपको बिल्कुल लगानी। जैसे आपने देखा होगा, हमने डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में कई जगह फ्लेक्सेस आप देखते हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ट्रीटमेंट चॉइस है वो फिजिशियन की मर्ज़ी से आप उसको करें, बजाय इसके कि आप इंसुलिन का नाम सुनते ही आप परेशान हो जाए। अगर आपको इंसुलिन की ज़रूरत है तो आपका फिजिशियन आपको एडवाइस करेगा, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आपको एडवाइस नहीं की जाएगी। ठीक है सर, क्विकली हम इस चीज़ की तरफ चलते हैं जो हमने आज जो डिस्कस करनी है चीज़ें। मुझे इनका भी बताएं, ये ट्रूलिसिटी एंड राइजोडेक ये क्या है और इनके क्या फायदे? ये दो मेडिकेशन नहीं आई हैं। आपको पता है कि इंसुलिन लगाने से वेट पे क्या असर पड़ता है? सर अक्सर लोग, बल्कि मैं आपसे एक क्वेश्चन शेयर करना चाह रही हूँ, ये हमें इनबॉक्स में आया तो मैंने कहा मैं आपसे आज शेयर कर ही लूँ। ये क्वेश्चन आया है सर हमें तहमीना नवाज़ का। ये कह रही है कि मेरी एज 47 है, मोटापा भी बहुत है, शुगर फास्टिंग में भी 300 to 350 रहता है इनका। इंसुलिन चेंज कर लूँ? इन्होंने आपसे पूछा है। अभी R30 यूनिट सुबह दोपहर लगाती हूँ, रात की RN मिला के 60 यूनिट्स, प्लीज़ हेल्प मी। इनके क्वेश्चन की तरह बाकी लोगों के ज़हनों में भी यही क्वेश्चन होता है। जब इंसुलिन लगाना शुरू करते हैं तो उनका वेट गेन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि इंसुलिन एक सिंथेटिक हार्मोन है। तो जब इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है तो लोग वेट लॉस के साथ आते हैं। जब आपने टाइप 1 डायबिटिस को देखते हैं, जो इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं, जो बच्चे होते हैं, तो उनका वेट कोई 10 kg 12 kg कम हो चुका होता है, क्योंकि वो डेफिशिएंट इन इंसुलिन होते हैं। इसी तरह जो हमारे टाइप 2 के डायबिटिक्स हैं, जब उनके अंदर इंसुलिन रिजर्व ख़त्म हो जाता है तो उनका एक तरह से वेट लूज़ होना शुरू हो जाता है। तो कई लोग उस वेट लॉस की वजह से परेशान होकर क्लिनिक पे आते हैं कि मेरा कुछ देखें, मेरा वेट क्यों लूज़ हो रहा है। तो अगर तो इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो तो वेट लूज़ होगा। अगर इंसुलिन की एक्सेस हो जाए या इंसुलिन मिलनी शुरू हो जाए तो उसके साथ पेशेंट चूँकि डाइट में भी उतनी परहेज नहीं करते और खाना पीना वैसे ही रखते हैं, तो अल्टीमेटली बॉडी का वेट गेन होता है। सो इंसुलिन के साथ वेट गेन है और ब्लड शुगर लेवल जो है वो किसी हद तक कंट्रोल। लेकिन जब वो वेट गेन करते हैं तो फिर रेजिस्टेंस टू द इंसुलिन बढ़ जाती है। एज ए रिज़ल्ट इंसुलिन की डोजेज बढ़ाते जाते हैं। जैसे आपने इस पेशेंट का जिक्र किया, ये एक्स्ट्रा डोजेज ले रही हैं लेकिन इनकी शुगर लेवल ज़्यादा हो रही है, बिकॉज वो इंसुलिन ले रही है लेकिन रेजिस्टेंस कवर नहीं हो रही। तो अच्छा, ऐसे में आपके ख्याल से ये वेट की वजह से हो रहा है? वेट ज़्यादा हो रहा है तो फिर इंसुलिन काम करना कम कर देती है, एक तरह से कम कर देती है। लेकिन फिर डोजेज बढ़ानी पड़ती है। पेनक्रियास का इंसुलिन से ताल्लुक होता है, तो जब आप लगा रहे हैं फिर भी वो एक्ट नहीं कर रही? इंसुलिन का ताल्लुक दो चीज़ों से होता है। अच्छा, एक उसकी प्रोडक्शन यूनिट है जिसको हम पेनक्रियास कहते हैं, जहाँ से इंसुलिन बननी है बीटा सेल से, राइट। और एक है कि इंसुलिन ने आगे जाके बॉडी में ग्लूकोज लेवल को कम करना है। वो जो उसका एक्शन है, उसके रास्ते में जो रुकावट होती है उसको हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। सही। सो बॉडी में दो इश्यूज चल रहे होते हैं, इंसुलिन की प्रोडक्शन में कमी और इंसुलिन को रेजिस्टेंस। अगर हम दोनों को कवर ना करें तो हमारा मसला हल नहीं होता। तो ये दोनों जरूरी है। दोनों जरूरी होती है। इंसुलिन देना भी जरूरी होती है, समटाइम साथ उसको रेजिस्टेंस को ठीक करने वाली मेडिसिन भी देनी होती है। अच्छा, कुछ अर्सा पहले तक जब हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं था कि बहुत सारे लोग जब आते थे वो कहते थे वेट बहुत बढ़ रहा है, तो हम वेट का फिर क्या करें, इंसुलिन तो देनी जरूरी है, ब्लड शुगर भी कंट्रोल करनी है। तो अब ये है कि एक आ गई हैं केमिकल्स आ गए हैं जिनको हम कहते हैं नॉन इंसुलिन बेस्ड इंजेक्टेबल्स। अच्छा, यानी वो इंजेक्टेबल्स हैं लेकिन वो नॉन इंसुलिन बेस्ड हैं। तो ये क्या मतलब, फिर इंसुलिन लगेगी ही नहीं? नहीं, वो लगेंगे लेकिन इंजेक्शन नहीं लगेंगे, लेकिन उनके अंदर इंसुलिन नहीं होगी, उनके अंदर केमिकल्स होंगे अलग दे। लेकिन बॉडी को जो इंसुलिन की जरूरत है वो कैसे पूरी होगी? उससे बात उसी में बात आने लगा ना। मैं बड़ी इंट्रीग्ड हो रही हूं इस टॉपिक पे, क्योंकि नॉन इंसुलिन बेस्ड, बिकॉज़ इसकी बड़ी मजे की बात है। जरा पहले इस बात पूरी को समझ लें। साइंसदानों ने एक लिजर्ड को स्टडी करना शुरू किया। अच्छा, साइंसदान जब रिसर्च करते हैं तो इसी तरह रिसर्च शुरू करते हैं कि कोई ऑब्जर्वेशन बनाते हैं, फिर उसकी बेस पे मज़ीद एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और फिर कंक्लूजन देते हैं। एक लिजर्ड है जो ऑस्ट्रेलिया की किसी जाके जंगल में रहती थी, उसकी जब उन्होंने स्टडी की तो उन्होंने देखा कि वो अपना साल में कोई एक आधी दफ़ा खाना खाती है। अच्छा, तो उनको ये यहाँ से क्यूरियोसिटी पैदा हुई कि ऐसा क्या पैदा होता है इसकी बॉडी में कि जब ये खाना खा लेती है तो फिर इसका पेट काफ़ी अरसे तक भरा रहता है।
तो दोबारा फूड का उसको मूड ही नहीं बनता फूड लेने का, ठीक है ना। जैसे हमारे रूटीन में आप कितनी दफ़ा खाना खा लेते हो बताओ? 3 टाइम्स। हाँ। क्यों खा लेते हो? सर जरूर अर्ज होती है ना, अर्ज होती है। अच्छा, अगर हम आपकी इस अर्ज को कम कर दें तो क्या होगा? सर अगर कम भी कर दें तो फिर भी भूख तो लगेगी ना, लेकिन अगर हम अर्ज थोड़ी कम कर देते हैं तो जहाँ आप 3 खाने खाती हैं आप कितने खाएंगी? 2। जहाँ आप 4 वाले लेती हैं वहाँ से आप 2 वाले लेंगी। कहने का मतलब ये कि हम एक स्टेट क्रिएट कर दें कि आप कम खाएं और आपका वेट भी ज़्यादा ना हो, और बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, ये बात है। अच्छा, उस लिजर्ड के सलाइवा में देखा गया कि एक केमिकल होता है, उस केमिकल का नाम है GLP-1। अच्छा। GLP-1 एक केमिकल है जो कि ग्लूकागोन लाइक पेप्टाइड है। यानी ग्लूकागोन एक केमिकल होता है, उसकी तरह का एक पेप्टाइड है। पेप्टाइड का मतलब होता है प्रोटीन की एक छोटी चेन कह लें, ठीक है। अब ये जो GLP-1 है, देखा गया कि जब उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता, जो लिजर्ड की बात कर रहा हूँ, एज ए रिजल्ट जब वो खाना खा लेती है तो इतना एक प्रोड्यूस हो जाता था कि वो GLP-1 उसके गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को स्लो कर देती थी। यानी जो खाना खाए वो इधर ही बैठा रहना है, फूड का जो पाइप है वहीं पे, और वो अगले 1 साल के अंदर स्लोली डाइजेस्ट होना या अब्जॉर्ब होना है। सर तो फूड खराब नहीं हो जाती होगी लिजर्ड के स्टमक में? अभी लिजर्ड से मुलाकात होगी तो जरूर ये सवाल पूछेगी, ठीक है। तो उस वक्त लिजर्ड के करीब कोई एंकर नहीं ना होता तो वो ये सवाल नहीं पूछता। तो टाइप 2 डायबिटीज को जब देखा गया तो देखा गया कि इनके अंदर इस GLP-1 नामी केमिकल की कमी है। ठीक। चूँकि इसकी कमी होती है तो उनका खाना पीने का जो स्टाइल है वो ऐसा होता है कि ज़्यादा खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं तो वेट को क्या होता होगा? गेन हो गया। सो अगर हम किसी तरह से उनका GLP-1 पूरा कर दें, बाहर से GLP-1 नामी केमिकल्स दे दें, तो उनके अंदर भी भूख उनकी कम हो जाएगी और उनका स्टमक बार बार खाना तलब करना बंद कर देगा, ठीक है ना। एज ए रिज़ल्ट एक तो ये एक पार्ट इसका ये हो गया कि एज ए रिज़ल्ट वो अपना खाना कम कर लेंगे। खाना कम कर लेंगे तो वेट को इफ़ेक्ट क्या आएगा? वेट लूज़ होना शुरू हो जाएगा, जो बहुत ओवरवेट पेशेंट्स हैं। सेकंड ये है कि ये जो GLP-1 है ये लबलबे के ऊपर असर करता है। जो आपने कहा कि इंसुलिन कैसे पूरी होएगी, ये लबलबे को स्टिमुलेट करता है। अच्छा। और वहाँ से इतनी इंसुलिन प्रोड्यूस कराता है जितनी बॉडी की ज़रूरत होती है। यानी से ब्लड शुगर लेवल बॉडी में अगर 300 है तो ये इंसुलिन भी ज़्यादा पैदा कराएगा, और अगर बॉडी में शुगर लेवल 80 और उससे कम जा रहा है तो उसी हिसाब से इंसुलिन की सिक्रीशन भी कम हो जाएगी। यानी नेचुरल वे ऑफ प्रोड्यूसिंग द इंसुलिन। ठीक, अब बात समझ गई? समझ गई। तो अगर टाइप 2 डायबिटिक्स में देखा जाए तो GLP-1 की कमी हो जाती है। ये एक केमिकल है जिसका काम इंसुलिन बनाना है, ग्लूकागोन जो इसके ऑपोजिट होता है इंसुलिन के, उसको सप्रेस करना है, और आपकी खाने की जो पाइप है उसमें से खाने की एम्प्टिंग जो है, मैदे की स्टमक की खाली होने की जो कैपेसिटी है उसको ज़रा स्लो करना है, डाइजेशन स्लो। तो एज ए रिजल्ट 3 काम हो गए। क्या क्या हो गया? एक आपकी खाना स्लो डाइजेस्ट होगा, स्लोली एब्जॉर्ब होगा, एज ए रिजल्ट आपको भूख कम लगेगी। दूसरा, ये इंसुलिन सिक्रीट कराएगा एज पर नीड ऑफ द बॉडी, ठीक है। और तीसरा जो है आपकी बॉडी में ग्लूकागोन को सप्रेस करेगा जो कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का बायस बनता है। तो आपके 3 ये मेन एक्शन मिलके वेट कम करेंगे, HbA1c बेहतर हो जाएगा, ब्लड शुगर लेवल बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, इसमें अभी पिछले 2-4 साल में ये एडवांसमेंट हुई थी कि एक इंजेक्शन आ गया था, उसको हम विक्टोज़ा के नाम से जानते हैं। विक्टोज़ा पाकिस्तान में अवेलेबल था और वो डेली बेस पे एक इंजेक्शन लगाना होता था। ठीक। तो उसको इतना प्रेफरेंस बहुत ज़्यादा इसलिए नहीं मिली या उसकी मकबूलियत इसलिए नहीं बनी कि यूज़ हुआ है वो भी डेफिनेटली, उसका बेनिफिट भी हुआ है, इसलिए नहीं कि चूँकि वो भी इंजेक्शन था और इंसुलिन भी इंजेक्शन है, तो लोग फिर कहते थे जब इंजेक्शन ही लगाना है तो इंसुलिन लगा लेंगे। अच्छा, तो वो भी यही चीज़ कहता था जो आपने, वो भी यही चीज़ है। ठीक है, वो डेली बेस पे लगता था। अब ये जो आपको न्यूअर इंसुलिन आए, नॉन इंसुलिन बेस्ड इंजेक्टेबल आया है, इसका नाम है ट्रूलेसिटी, और अगर इसका केमिकल नाम सोचे तो इसका नाम है ड्यूलाग्लूटाइड। अच्छा। ड्यूलाग्लूटाइड जो है वो एक दफ़ा वीक में एक दफ़ा लगानी पड़ती है। एक वीक में एक दफ़ा आपने लगाई। ऐसे पेशेंट्स जो ओवरवेट है,
जो मेटफॉर्मिन नामी जो हम दवाई यूज़ करते हैं, जो ग्लूकोफेज नामी जो मेडिसिन है टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए, उसके साथ उनकी ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं है और हम उनको ऐड कर देते हैं तो उनका वेट न्यूट्रल होना शुरू हो जाएगा, नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा, कम होना शुरू हो जाएगा और भूख उनकी जगह कम हो जाएगी और ब्लड शुगर लेवल मच बेटर हो जाएगी। अच्छा, दिस इज वेरी गुड। वैसे अभी जो आपने जिस पेशेंट की बात की है, अगर हम इनमें थोड़ा इस तरह का कम्बिनेशन बना लें जिसमें टूलिसिटी भी एडेड हो, अच्छा, तो इनका जो वो वेट ओवर हो रहा है इंसुलिन के साथ, वो वाला मामला ज़रा बेहतर हो जाएगा। जबरदस्त, अब बात समझ गई? बिल्कुल, ये तो बहुत बहुत कमाल के एडवांस। तो वंस वीकली इंजेक्शन, वेट गेन अच्छा, नहीं है, एक दफा होता है, हफ्ते में लगता है? हफ्ते में एक लगता है। ये तो बड़ी बात है ना, सही, ये आपने तो इस पे गौर नहीं किया। सर साइंटिफिकली कितने आगे हम हाँ, निकल गए हैं। तो एक वीक में एक इंजेक्शन, दूसरा ये कि उसके साथ वेट कम बढ़ता है, वेट कम रादर लूज होता है, और तीसरा इंसुलिन रेजिस्टेंस भी किसी हद तक कवर होती है, तो इंसुलिन की जो प्रोडक्शन है वो भी बेहतर होती है और अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बॉडी होती है। अगर आप टैबलेट्स लेते हैं जैसा कि ये डायमिक्रॉन है, डाइनल है, ये आपकी एमरिल है, ये सारी जो टैबलेट्स आप लेते हैं तो इनके साथ इंसुलिन प्रोड्यूस होती है लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ दी ब्लड शुगर लेवल। फॉर एग्जांपल, अगर आप खाना टाइम पे नहीं खाएंगे, ब्लड शुगर लेवल लो ही होती जाएगी, बिकॉज इंसुलिन तो प्रोड्यूस हो रही है ना। तो ये जो GLP-1 है या ये ड्यूलाग्लूटाइड है या ट्रूलिसिटी है, ये इस तरह का मैकेनिज्म इनका नहीं है। इनका मैकेनिज्म ब्लड शुगर बेस्ड सेंसिंग भी है साथ। तो आप इसको आउट ऑफ 10 कितना रेट करेंगे पेशेंट्स के? आई विल रेट इट एट दी, जैसे दुनिया जानकारी है वही करूँगा ना मैं भी 7 आउट ऑफ 10। 7 आउट ऑफ 10। अब मैं आपको इसकी एक और थोड़ी सी डिटेल बताने लगा हूँ कि अब अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन को हम फॉलो करते हैं, आपको पता है, ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ में, और ज़्यादातर हमारे यहाँ डायबिटिक इंस्टीट्यूट में ADA की गाइडलाइंस ही फॉलो होती हैं। अब ADA वाले पहले तो कहते थे कि आप पहले मेटफॉर्मिन यूज़ करें और उसके बाद वो नंबर ऑफ ऑप्शंस दे देते थे। मेटफॉर्मिन से भी वेट लॉस होता है ना? मेटफॉर्मिन से वेट, इट इज़ वेट न्यूट्रल ड्रग बेसिकली। अच्छा। वेट लूज नहीं करती बट वेट बढ़ाती भी नहीं है। ठीक है, ठीक है। बाकी सारी मेडिकेशन थोड़ा बहुत वेट बढ़ाती है। तो आपने मेटफॉर्मिन ली है, उसके बाद ब्लड शुगर कंट्रोल नहीं हुई, और अब 2 किस्म के पेशेंट आगे होंगे। एक वो पेशेंट होंगे जो ओवरवेट होंगे, ओबीज होंगे, और एक वो होंगे जो नॉन ओबीज है। जो ओबीज हैं और जिनमें कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होने का चांस बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल उनकी फैमिली हिस्ट्री ऐसी है जिसमें हार्ट डिजीज़ बहुत ज़्यादा होती है, लाइफस्टाइल ऐसा है, उनको मैक्यूलर में यूरिया हो रहा है, उनको ट्राइग्लिसराइड ज़्यादा है, उनकी LDL ज़्यादा है, उनके ब्लड प्रेशर है, यानी डायबिटीज़ के अलावा एक ऐसा फैक्टर और है जिसकी वजह से हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है। शेयर स्मोकर है, डायबिटीज, आई थिंक आप भी ये अपने शोज में बताते रहते हैं, पर आई थिंक दिस इज वन डिजीज जो कि अकेली नहीं आती, अपने साथ बहुत सारी बीमारियां साथ लेकर आती है। यानी ये एक ऐसी, अब मैं मुसीबत, मदर ऑफ ऑल डिजीज, मदर ऑफ ऑल डिजीज। अच्छा, तो अगर किसी पेशेंट को डायबिटीज है और प्लस उसको हार्ट डिजीज का रिस्क ज़्यादा है ड्यू टू सम अदर फैक्टर्स, से कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, से उनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, तो उनमें आप सेकंड चॉइस पे ये ट्रूलिसिटी या जो मैंने बात विक्टोरिया की थी, इनको आप ले आया करेंगे, रादर दैन कि आप उधर इंसुलिन यूज़ करें या इंसुलिन सिक्रीटिंग अदर मेडिकेशन यूज़ करें। यानी दिस शुड बी द प्रेफर्ड चॉइस। बिकॉज प्रेफर्ड चॉइस क्यों? बिकॉज ये वेट लूज करेगी, तो वेट कम होएगा तो हार्ट रिस्क भी तो इफेक्ट होएगा ना, आपके हार्ट के अटैक के रिस्क काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। बिल्कुल। सो ये इट इज़ वंडरफुल ड्रग। और जो थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि ये 2 वीक्स के लिए पहले ट्रबल करती है इन द फॉर्म ऑफ नाउजिया, वॉमिटिंग, और थोड़ा बहुत कभी किसी का गैस्ट्रिक अपसेट ज़्यादा हो जाता है। कई लोगों में इतना भी अपसेट ज़्यादा हो जाता है कि हमें इसको बंद करना पड़ता है। ठीक है। लेकिन अगर ये टॉलरेटेड हो तो इट इज़ वेरी गुड ड्रग आफ्टर द मेटफॉर्मिन। अच्छा, ये जो मेटफॉर्मिन है इसने अपनी जगह सीट नंबर 1 रखी हुई है। सर वो कैसे? ये पिछले 35-45 ईयर से ये यूज़ हो रही है एज नंबर 1 ड्रग फॉर द टाइप 2 डायबिटीज़। व्हाट इज द रीज़न फॉर दैट? व्हाट इज द रीज़न? एक तो कार्डियोवास्कुलर, उसकी सेफ्टी बहुत है। जब भी हम किसी ड्रग को मिश्रिदा देखते हैं तो हम उसकी हार्ट की सेफ्टी देखते हैं, उसकी किडनी की सेफ्टी देखते हैं, उसकी प्रोफाइल देखते हैं कि वो लिवर को डैमेज तो नहीं करेगी। तो ये इट इज़ वन ऑफ द सेफर ड्रग्स। जो आउटकम जो हार्ट डिजीज़ वगैरह के हैं वो भी इसके साथ बेटर है। अच्छा। तो मेनली देखें, डायबिटीज़ में हमने सिर्फ फिगर कंट्रोल नहीं करनी, हमने डायबिटीज़ में ये देखना है कि किसी पेशेंट को हार्ट अटैक इवेंट्स कितने कम हुए हैं, किसी पेशेंट में पाँव की बीमारी कितनी कम हुई है। तो ये वो ड्रग है जो ओवर पीरियड ऑफ ईयर स्टडी की गई है
और इसके बेनिफिशियल इफेक्ट्स ये हैं। सर मैं सो इसको डी सीट नहीं किया जा सकता, हालांकि जो बाकी दवाइयाँ बहुत अच्छी अब आ गई हैं, तो डी सीट किसी वक्त इसको किया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन स्टिल ये डी सीट नहीं है। अभी जो कल तक की बात मैं करूँ, आगे आज दिन हो गया हो तो मैंने आज नहीं पढ़ा कुछ। सर मैंने एक जगह एक आर्टिकल पढ़ा था, अब आई डोंट नो कितना वो वेरीफाइड है कि नहीं है, कि साइंटिस्ट रिसर्च करें कि एक ऐसी मेडिसिन, सिर्फ एक मेडिसिन होगी जो लेंगे, आपने वो पढ़ा है, जिससे सारी जो इश्यूज हैं बॉडी में वो एड्रेस हो जाएंगे। ऐसा मुमकिन हो सकता है कभी? आप जब बात कर रही हैं वो कॉम्बी पिल होती है कि अच्छा ब्लड प्रेशर की दवाई भी हो जाए, उसमें कोलेस्ट्रॉल की भी हो जाए, उसमें कोई वो है प्लेटलेट को सप्रेस करने वाली, खून पतला करने वाली मेडिकेशन भी हो जाए, आप इस तरह की बात कर रही हैं? नहीं सर, वो कह रहे हैं एक ही मेडिसिन होगी जो हर मसले को एड्रेस करेगी। ऐसी एक मेडिसिन तो हमारा ये प्रोग्राम है। बिल्कुल, ये भी सही चीज है। तो ये थोड़ा ऑफ द टॉपिक बात थी, आगे चलते हैं। हमारी दूसरी जो थी राइजोडेक, इसके बारे में भी आप हमें हमारे व्यूअर्स को बता दें कि ये, क्योंकि ये दो मार्केट में तो फर्स्ट ये आ गई, हमने टूलिसिटी की बात कर ली, अब हम बात करते हैं राइजोडेक पे। कुछ अर्सा पहले से हम एक इंसुलिन, दो इंसुलिन बॉडी में यूज़ होती हैं, एक इंसुलिन जो आपके खाने को कवर करती हैं और एक इंसुलिन जो आपकी बॉडी की बेजल स्टेट को कवर करती है। यानी जब आप रात को सो गए, आपने कुछ नहीं खाया पिया हुआ, तब भी बॉडी की कुछ ज़रूरियात होती हैं इंसुलिन की, इसको हम कहते हैं बेजल नीड्स ऑफ द बॉडी। यानी आपने कोई काम नहीं करना, आपने कोई उस वक्त आपका दिमागी काम नहीं हो रहा, आप कोई एक्स्ट्रा खा पी नहीं रहे, फिर भी आपकी बॉडी को सर्टेन मॉलिक्यूल्स ऑफ इंसुलिन चाहिए। इस किस्म की जो नीड होती है इसको हम बेजल नीड कहते हैं। जो बेजल नीड है, ट्रूली 24 आवर की बेजल नीड, वो हम पूरी कर रहे थे। एक ग्लार्जिन नामी इंसुलिन है जिसको मिलेंटस इंसुलिन कहते हैं, और इसके साथ मिलती जुलती एक और मेडिसिन है, उसको हम कहते हैं लेवीमेर या डेटीमेर इंसुलिन, जो हम यूज़ कर रहे थे अभी फ़िलहाल। तो उनके साथ प्रॉब्लम ये थी कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक बच्चा आपका या एक बुज़ुर्ग जो है वो सुबह दोपहर शाम एक शॉट लेते हैं इंसुलिन का, जो खाने से पहले लगता है, उसको हम कहते हैं बोलस शॉट। यानी जब खाना है तो आपके उससे पहले इंसुलिन टाइप 1 में भी, सम ऑफ टाइप 2 भी, दोनों में यूज़ होता है। इसको हम बेजल बोलस कहते हैं। ठीक है। अब 3 इंजेक्शन पेशेंट इकट्ठे लगाए हर खाने से आधा घंटा पहले, या रेगुलर इंसुलिन लगाई, या उसने कोई शॉर्ट एक्टिंग एनालॉग लगा दिया, ह्यूमोलॉग, या उसने नोवोरैपिड लगा ली, या उसने एपिडल लगा लिया। ये 4 किस्म की इंसुलिन हैं जो शॉर्ट एक्टिंग है, खाने से आधा घंटा पहले लगा सकते हैं। उसने 3 टीके ये लगा लिए, और रात को 10 बजे उसने ये जो बेजल इंसुलिन है, लेंटस या लेवीमेर, इनमें से एक लगा ली, तो अब दिन में इंजेक्शन हो गए 4। तो सम टाइम कम्बरसम हो जाता है, पेशेंट उससे तंग आ जाते हैं कि अगर रात सोते हुए भी लगना है 3 ऐसे टीके। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं था कि हम ये जो लेंटस या लेवीमेर है इसको रात की जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है उसके साथ मिक्सअप कर दें। अच्छा। ना ही इसको रिवायती जिस तरह शीशियाँ बना के दो एक सिरिंज में मिक्स कर सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते थे, केमिकली ये पॉसिबल नहीं था। ठीक। रिसेंटली एक नई इंसुलिन बनाई गई जो लॉन्ग एक्टिंग है, जिसका असर तकरीबन 36 आवर तक रहता है, और उसका नाम है डेग्लूडेक। अच्छा। ठीक है। डेग्लूडेक जो है ये आ गई, और इसके साथ उन्होंने कम्बिनेशन डाल दिया शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन का, यानी रात के खाने को भी कवर कर लिया, और 24 आवर आपका जो बॉडी की बेजल रिक्वायरमेंट है, जब कुछ नहीं खाना पीना उस वक्त की रिक्वायरमेंट है, बैकग्राउंड की रिक्वायरमेंट है, उसको भी पूरा कर लिया। और इन दोनों को जब उन्होंने मिलाया तो उसका नाम रखा राइजोडेक। ठीक। और इसका नाम रखा 70% उसमें डेग्लूडेक हो गई और 30% शॉर्ट एक्टिंग हो गई स्पॉट। तो ये बन गया 70/30, दोनों इकट्ठा, जो डिनर भी कवर कर देगी और 24 आवर आपका लॉन्ग एक्टिंग। फिर अगर कोई, जैसे आपने कहा कोई शख्स है 4 इंजेक्शन लगा, तो वो 3 पे आ गया, सुबह दोपहर वाल लगा। और कई दफ़ा 3 की भी जरूरत नहीं रहेगी अगर वो टाइप 2 डायबिटिक है। हो सकता है 24 आवर जो इसका साइकिल है, 36 आवर साइकिल है, उसके दौरान ये ब्लड शुगर को वैसे ही कंट्रोल में रखे। तो इस किस्म की इंसुलिन जो अवेलेबल हुई है इसको राइजोडेक कहते हैं। प्राइसेस में जो पहले जो लेंटस लेवीमेर हम यूज़ कर रहे थे उससे प्राइसेस में थोड़ी सी प्राइस ज़्यादा है, लेकिन जो कंफर्ट है वो भी ज़्यादा है। मसलन लेंटस लेवीमेर का 24 आवर में आपने एक फिक्स टाइम रखना है कि जी रात को 10 बजे लगनी है तो 10 बजे लगनी है, शाम 6 बजे लगानी है तो डेली शाम 6 बजे लगनी है।
अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है, कभी भी लगा लें। इसको आप किसी भी मेजर मील के साथ लगा सकते हैं। जबरदस्त। जैसे एक पर्सन कहते हैं कि जी मैं लंच बड़ा शाना करता हूँ, तो लंच से पहले लगा लें। ठीक, फिर वो रहेगी उसकी। हाँ, काम उसको 24 घंटे ही होएगा। ठीक। अगर उसने बल्कि 36 आवर हो जाएगा, वो जब अगला शॉट आप 24 आवर के बाद लगा लेंगे तो वो एडअप हो जाएगा पहले वाले। सर इसको आप कितना रेट करेंगे आउट ऑफ 10? इट इज़ वेरी गुड ड्रग, इट वाज एक्सपेक्टेड। 2014 में मैंने एक CPC में इसका जिक्र किया था और आई विश्ड कि ये जल्दी आए। सर आ गई है ये? आ गई सर अब फिर आपने जो विश इजहार की थी वो पूरी हो गई है। देखिए, जो भी न्यू चीज़ें आती जाती हैं वो बेशक शुरू में एक्सपेंसिव होती हैं, और उन जब वो आती है तो दूसरी जो इंडस्ट्री के बाकी जो इंडस्ट्री के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो फिर उनकी अल्टरनेटिव भी बना देते हैं पाकिस्तान में। एज ए रिज़ल्ट उनकी कॉस्ट ऐसे ऐसे कम ही हो जाती है। 2-3 साल का पीरियड होता है, उसके बाद वो कॉस्ट उनकी कम हो जाती है। सर हमने ये जो दो ट्रूलिसिटी एंड राइजोडेक की है, आप इन दोनों का क्विकली हम लोगों के व्यूअर्स के लिए कंपैरिजन करते हैं कि क्या इनका कंपैरिजन होना चाहिए? कंपैरिजन तो आप नहीं कर सकते क्योंकि ट्रूलिसिटी की इंडिकेशंस और हैं। वो एक सेकंड लाइन यानी आफ्टर मेटफॉर्मिन ऐसी ड्रग है जो यूज़ होनी चाहिए आफ्टर द मेटफॉर्मिन फॉर ओवरवेट पर्सनस मेनली। और जो ट्रूलिस ये जो आपकी राइजोडेक है ये इंसुलिन बेस्ड है, दूसरी नॉन इंसुलिन बेस्ड है। वो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, ये इट्सेल्फ इंसुलिन है। ये रिप्लेसमेंट है जो हमारी बेजल इंसुलिन हैं उनके साथ अगर कम्बिनेशन देना हो शॉर्ट एक्टिंग का तो वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। डेफिनेटली चॉइस इज़ बाय द फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट एंड चॉइस इज़ बिटवीन द फिजिशियन एंड द पेशेंट। ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कंडीशन डेफिनेटली केस टू केस डिसाइड होएगा। लेकिन दोनों बहुत अच्छी बात यह है कि आप पाकिस्तान अवेलेबल हैं। अगर पहले कुछ लोग यूज़ कर रहे थे तो उनको फिर बाहर से मंगवानी पड़ती थी और वो एक्सपेंसिव हो जाता था ज़्यादा काम। तो अब ये रेडीली अवेलेबल है मार्केट में। सर थैंक यू सो मच, आपने हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन से बताई है ये दो न्यू मेडिसिन के बारे में। लोग अपडेट हो रहे हैं और बहुत सीख रहे हैं आपसे। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको शो अच्छा लगता है, आपके कोई क्वेश्चन हैं जो आप डॉक्टर जावेद इकबाल से इन पर्टिकुलर पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप हमारे डायबिटिक्स इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान के फेसबुक पेज के ऊपर इनबॉक्स कर सकते हैं अपना इंडिपेंडेंटली अपना मैसेज। हम आपके मैसेजेस को और आपके कमेंट्स को ज़रूर अकोमोडेट करेंगे। आपसे नेक्स्ट वीक मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें ढेर सारा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।